नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। एसएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आरपीएससी ने जैसे पहले लिखा था कि आपका डिटेल सिलेबस दिया जाएगा, तो आज डिटेल सिलेबस पूरा दे दिया है। तो इसमें मेनली अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो भी एक पार्ट बी और पार्ट ए, जैसे पार्ट ए का ये भाग है, अब पार्ट बी का अभी हमारे सर जो आर के अग्रवाल सर है वो और दीपक नागर सर दोनों उसका डिटेल सिलेबस आपको अभी सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें आपको सिलेबस को 1 to 1 जो टॉपिक हैं, जो जितने भी रूल्स दिए हैं और जो हमारा 2009 का एक्ट है, उस एक्ट के अंदर जो 7-8 टॉपिक दिए हैं, उन 7-8 टॉपिक को कैसे डील करना है, उनमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और उनके साथ जो कंटेंट है वो कैसे बनाएंगे और उनके बारे में शॉर्ट ब्रीफ सा देंगे। उसके बाद तो कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे, लेकिन इसके पहले भी जैसे अभी आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये डिटेल में बताएंगे। अभी जैसे पहले रूल्स के बारे में आरपीएससी ने डिस्क्राइब नहीं किया था इतना डिटेल में, लेकिन अब आरपीएससी ने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि 3-4 रूल है और उन रूल्स के अलग भी क्या पढ़ना है, ये भी सर अभी आपको डिटेल में बताएंगे। वैसे तो ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे मतलब लास्ट तक एंड तक कंटिन्यू रखिएगा, ताकि आपको डिटेल चीज़ें जानकारी मिल जाएगी, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस होता क्या है, पूरा डिटेल होता क्या है, वो सारा एक डिटेल आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज़ जो स्कीम्स, जैसे स्कीम्स के बारे में भी अभी बताया नहीं गया था कि कौन कौन सी स्कीम है, वो पूछा जाएगा, लेकिन अब स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया, 7-8 जो स्कीम्स है उसके बारे में। तो उसके बारे में जो दीपक सर है वो खुद अभी डील करेंगे, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में इस योजनाओं के साथ डील कर रहे हैं और इनको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से वाकिफ है क्या है कैसे नहीं करना, वो बताएंगे। तो इस आप उनका सर का कंटिन्यू रखिएगा वीडियो का, और उसके बाद में मैं आपको एक पूरा पार्ट ए का मैं बता दूंगा और उसके साथ में अपने कोर्स के बारे में मैं कुछ डिटेल में बता दूंगा। मैं रमाकांत अग्रवाल, पूर्व आयुक्त स्वशासन विभाग, आपका एसीएफ क्लासेज में हार्दिक स्वागत। हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आपका एसीएफ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको आज आरपीएससी द्वारा डिटेल सिलेबस डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का डिटेल सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आज हम पार्ट बी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सर इस बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे पहले। अब अपने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 इसके संबंध में जो पार्ट बी में जो सिलेबस राष्ट्रपति द्वारा डाला गया है, उसके संबंध में हमें इसका थोड़ा सा आपको डिटेल से बता रहे हैं, और इसका जो पूरा कंटेंट है वो हम उसका आपको बढ़िया से देंगे। मतलब इसमें ज़्यादा क्या है, मार्केटिंग में अभी आप अपना थोड़ा सा धैर्य रखें, और हम सुविधाजनक इसको बनाने की प्रयास कर रहे हैं, साथ में इसके आंसर क्वेश्चन भी बना कर देंगे। तो इससे पूरा कंटेंट हम आपको शामिल करके देंगे। सबसे पहले इसमें है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इसमें जो अध्याय अपने 2 है, अध्याय 2 में अपने धारा 3 से लेकर के 50 तक की धारा इसमें शामिल की गई हैं। धारा 3 में जो नगर पालिकाओं गठन के संबंध में बताया गया है कि नगर पालिकाओं गठन किस प्रकार से राज्य सरकार अपने स्तर पर, मतलब जो राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके किसी भी नगर पालिका की इस सीमा को अपवर्जित कर सकती है यानी घटा सकती है, और उसमें अन्य कोई पंचायत, ग्राम पंचायत का क्षेत्र शामिल कर सकती है, उसको नगर पालिका घोषित कर सकती है। इस प्रकार से 1 या 2 पंचायत भी शामिल कर सकती है, या उनको हटा भी सकती, उनका क्षेत्र सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है। इस प्रकार से धारा 3 में इसके संबंध गठन, नगर पालिका गठन के बारे में बताया गया है। धारा 6 इसमें खास तौर से जो सेक्शन 6 है, जो मेन है, धारा 3 में जो अपने प्रश्न बनते हैं, भाई इसमें कितनी नगर पालिकाएं अब तक गठित हो गई, या अपने जैसे नगर परिषद कितनी बन गई और नगर निगम कितने हैं, इसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों मुख्यतः इसमें जो पहला टॉपिक है नगर पालिका और गठन और शासन, इसमें सबसे मुख्य चीज है कि जनरली जो शुरुआत में ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत को किस प्रकार से नगर पालिकाओं में बदला जाएगा। कई बार एक ही ग्राम पंचायत को नगर पालिका में परिवर्तित कर दिया जाता है, कई बार 3 या 4 या ज्यादा ग्राम पंचायतों को मिला के नगर पालिका बना दी जाती है। तो नगर पालिका कैसे बनेगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में अगर मान लो अभी कोई नगर पालिका बना दी, बाद में लगता है कि कुछ नया क्षेत्र उसमें जोड़ा जाना चाहिए, तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार को क्या पावर है, ये सब इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें विशेष रूप से जो बताया गया है धारा 3 के अंतर्गत, और धारा 337 का जो शक्ति राज्य सरकार को दी गई है,
उसके उपयोग करते हुए, दोनों धाराओं का उपयोग करते हुए और नगर पालिका का गठन किया जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो नगर पालिकाएं अब वर्तमान में कितनी नगर निगम है, तो इसमें अभी वर्तमान में 10 नगर निगम है। अभी जो जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनमें एक एक नगर निगम था, इनके दो दो कर दिए गए। जैसे कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर। इस प्रकार से इनके 6 गठन किए गए, 4 पहले से थे, इस प्रकार 10 नगर निगम बनाए गए। ठीक है सर। दूसरा जो हमारा इसका टॉपिक है कार्य संचालन और वार्ड समिति, इसमें मुख्यतः ये बताया गया है कि जो नगर पालिका का बोर्ड होता है उसमें का कार्य का संचालन कैसे होगा, और है ना उसको जो काम के लिए वार्ड में कई समितियां बनती है, जैसे स्वच्छता समिति होती है, जैसे कि लाइट की अलग से समिति होती है, या रोड लाइट के लिए समिति होती है, या उद्यानों का मेंटेनेंस के लिए भी कमेटी होती है। ऐसे नगर पालिकाओं में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां होती है। भवन निर्माण की मंजूरी के लिए भवन निर्माण समितियां होती है। तो समिति का गठन कैसे होगा, कौन उसके मेंबर होंगे, क्या उन समितियों को पावर होगी, किस प्रकार से वो समितियां कार्य करेंगी, इस सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें विशेष रूप से जो अपने धारा 51 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51, इसके तहत क्या है कि जो साधारण सभा की जो बैठकें होती हैं, उन बैठकों का संचालन होता है। बैठक मतलब इसे कैलेंडर ईयर में 6 साधारण सभा करने का प्रावधान है। और यदि कोई 1/3 सदस्य यदि कहीं लिख कर दे देते हैं उसको, चेयरमैन को या मेयर को या सभापति को, तो उसके विशेष बैठक का आयोजन भी किया जा सकता है। इसमें सेक्शन 151 में है, इसके बारे में यदि आपको 6 क्लियर डेज मतलब इसमें एजेंडा जारी करना होता है, और साथ ही इसमें यदि अगर मान अत्यावश्यक बैठक करनी है आयोजित करने में, तो वो 48 घंटा कम से कम मिनिमम होना चाहिए। इसमें जो प्रश्न बढ़ेंगे वो इसी प्रकार से बढ़ेंगे कि साधारण सभा का गठन कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों ये सेम ऐसा ही है जैसे विधानसभा में बीच बीच में सत्र आयोजित होते हैं, जैसे कि मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, ऐसे नगर पालिकाओं में भी जो समस्त जो उसके मनोनीत निर्वाचित सदस्य होते हैं वो बीच बीच में मिलते हैं, जिसको मीटिंग कहते हैं। सामान्यतः हर 2 महीने में एक बार उसकी मीटिंग होना आवश्यक है, और वर्ष में ये 6 बार होती है। और वो मीटिंग कैसे होगी, कितने दिन पहले उसका एजेंडा जारी किया जाएगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, और सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें कार्य संचालन में वार्ड समिति भी गठित होता है, लेकिन वार्ड समिति कहाँ गठित होती है, जिस शहर की आबादी 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा होती है, 3 लाख से ऊपर, उसमें वार्ड समिति गठन होता है। धारा 54 के अंतर्गत वार्ड समिति गठन होता है। और जो सेक्शन 55 है, 55 में इसमें समितियों का गठन होता है, जो अपने बोर्ड को चलाने के लिए, उनको चलाने से वार्ड समितियाँ गठन किया जाता है। समिति 7 तो अनिवार्य है ही, 7 तो हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को गठित करनी है। इसके अलावा भी गठित की जा सकती हैं। अब इसमें ये नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका संपत्ति अध्याय 4 है। इसमें धाराएं 67 से लेकर 75 तक का उल्लेख किया गया है। इसमें आपको जो सेक्शन, जो इम्पोर्टेंट जो धारा अभी हाल फिलहाल में जोड़ी गई है, 68A जोड़ी गई है। 68A जो धारा अभी जोड़ी गई है, जिसमें नगर पालिका संपत्ति के जो अधिकार दिए गए, बस ये जो संपत्तियां नगर पालिका निहित होंगी। इसके अलावा 69K इसमें नई धारा जोड़ी गई थी 2015 के अंदर। 2015 में 69A जोड़ी गई। इसके तहत अभी जो वर्तमान में प्रशासन सेना के जो अभियान चल रहा है, सबसे ज़्यादा जोर धारा 69K पे दिया जा रहा है। इसके तहत जो पट्टा दिए जा रहे हैं वो 501 में पट्टा दिया जा रहा है। दोस्तों इस टॉपिक में मुख्यतः नगर पालिका संपत्ति में है कि नगर पालिका की क्या क्या संपत्ति होगी। जैसे सारे रोड सिटी के अंदर के नगर पालिका संपत्ति होगी, सिटी के अंदर में जितने भी गार्डन वगैरह हैं वो नगर पालिका की संपत्ति होगी। नगर पालिका किस प्रकार से नई संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, कई बार नगर पालिका को कुछ संपत्ति खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ये सब के बारे में इसमें डिटेल से वर्णन किया गया है। इसी में जैसे आपके जो नजूल लैंड है, नजूल लैंड की जो राज्य सरकार के अधीन होती हैं, वो नगर निकाय को ट्रांसफर की जा सकती है। इससे शिवायचक लैंड है, शिवायचक लैंड भी राज्य सरकार के अधीन होती हैं, तो वो हम सभी नगर निकाय को ट्रांसफर करने के समय समय पर राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए, वो संपत्ति नगर पालिका की संपत्ति होती है। अब इसमें जो आपके जो मुख्य है नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, ये इसमें अध्याय 5 है और धाराएं 76 से लेकर 89A हैं।
इसमें मेनली जो है, जो बजट के बारे में है, बस 87, 88 और 89 तो गरीबों के जो उन्मूलन की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जोड़ी गई है। और जो 87 बजट प्राक्कलन के बारे में है। बजट प्राक्कलन किस प्रकार से अपना बजट क्षेत्र में आय व्यय का लेखा संधारित करेंगे और आय लेखा किस प्रकार से अपन इसको संधारित करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। जो वार्षिक लेखा, जो नगर पालिका की जो आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो इसमें बनाया जाएगा प्रतिवर्ष। इसका जो बजट है वो 15 फरवरी तक बनाया जाना आवश्यक है उसको राष्ट्र। और यदि अगर नहीं बना पाते 15 फरवरी तक इसका पारित नहीं करते हैं बोर्ड के द्वारा, तो फिर राज्य सरकार 28 फरवरी तक इसको राज्य सरकार को दिया जा सकता है। दोस्तों, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधियों का मुख्य संबंध बजट से है। हर साल नगर पालिका को अपना बजट का अनुमान बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत करके वहां से मंजूर कराना होता है। उसके बाद ही कोई भी खर्चा किया जा सकता है। बजट निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी, बजट कितनी तारीख तक राज्य सरकार को भेजना पड़ेगा, राज्य सरकार से अनुमोदन की क्या प्रक्रिया होगी, उस सब के बारे में इसमें डिटेल से वर्णन किया गया। इसके अलावा इसमें राज्य जो नगर पालिकाओं की कई सारी निधियां होती है, कई सारी प्रकार के फंड होते हैं, उन फंड के बारे में चर्चा की गई है। वो हम कभी जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे। अब इसमें है नेक्स्ट नगर पालिका राजस्व। नगर पालिका राजस्व अध्याय 7 है। इसमें धारा 101 से लेकर 140 तक शामिल की गई है। 101 मुख्यतः जो है उसमें राजस्व प्राप्ति के जो स्रोत बताए गए हैं। जैसे 102 में मतलब कुछ कर ऐसे बताए गए जो बाध्यकारी हैं। 103 में जो अन्य कर कैसे लागू किए जा सकते हैं। 104 में जो मतलब उपभोक्ता यूजर चार्जेज है वो कैसे लगाए जा सकते हैं। 105 में जैसे फीस वगैरह है वो कैसे चार्जेस किए जा सकते हैं, इनके लिए बायलॉज कैसे बनाए जाएंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। ऐसे ही इसमें जो मतलब नगरीय विकास का जो संपत्ति कर जो लगाया गया है वो भी धारा 116 से लेकर के 133 तक में इसके जो प्रावधान जोड़े गए हैं। इसमें नगरीय विकास कर तो वर्तमान में लागू है ही। इसको जो 24/8/16 से इसको प्रभाव, पहले इसका 2007 से लागू किया गया था, लेकिन 2007 के इसको अपवर्जित करते हुए अब नए जो 24/8/16 को नया नगरीय विकास कार्य अधिनियम नियम बनाए गए हैं। इसके तहत संपत्ति पर कर लगाया गया है। जो भूमि एवं जो भवन है जिसका वास्तविक उपयोग किया जा रहा है उस पर कर लगाया जाता है, उसको संपत्ति कर नगरीय विकास कर कहते हैं। इसके बारे में आगे जो अन्य धाराएं हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से बताया जाए। दोस्तों, नगर पालिका राजस्व के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जैसा कि आप जानते हो कोई भी संस्था बिना पैसे के या धन के शुरुआत नहीं कर सकती। नगर पालिकाओं को सिटी में डेवलपमेंट के लिए काफी मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है। कुछ पैसा तो भारत सरकार से या केंद्रीय वित्त आयोग के थ्रू से प्राप्त होता है अनुदान के द्वारा, कुछ पैसा राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राप्त होता है। लेकिन इसके बाद भी संविधान में और नगर पालिका कानून में नगर पालिकाओं को शक्तियां दी गई है कि वो अपने स्तर पर टैक्स लगा सके, कुछ यूजर चार्जेस वसूल सके। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर सबसे पहले बताऊंगा कि सबसे मेन जो नगर पालिकाओं का राजस्व का सोर्स होता है वो होता है यूटी टैक्स, जिसको प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं। जनरली जो 300 वर्ग मीटर या 100 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टियां होती है सिटी में, उन पे यूटी टैक्स वसूला जाता है। 300 वर्ग गज, वर्ग गज, 100 वर्ग गज के ऊपर की। इसके अलावा हम जो सिटी में जो होल्डिंग लगते हैं, आप लोग देखते हैं होल्डिंग पर भी लगता है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगता है। इसके अलावा और कई प्रकार से पहले ऑक्ट्रॉय टैक्स लगता था, अब तो हालांकि वो बंद हो चुका है ऑक्ट्रॉय टैक्स। पहले कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगते थे जो कुछ तो जीएसटी में शामिल होगी, लेकिन अभी भी कुछ नगर पालिकाओं द्वारा वो वसूले जा रहे हैं एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह। इसके अलावा नगर पालिका कुछ सेवाएं देती है तो सेवाओं के बदले में विजिट चार्ज वसूलती है। जैसे आपके कई कस्बों में अभी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है, वो कचरा की गाड़ियां आती है, तो लगभग हर नगर पालिका नगर परिषदों में उसका कुछ चार्ज डिसाइड किया गया है। लगभग कई जगह 150 रुपए, कई जगह 200 रुपए, कई जगह 100 रुपए है। तो इस प्रकार से ये सब पावर शक्तियां इसको नगर पालिकाओं को इसी अनुच्छेद की या इसी सेक्शन की तरफ प्राप्त होती है। इसमें नेक्स्ट है नगर पालिका विकास और नगर योजना। ये अध्याय इसमें 11 है और सेक्शन 159 से 199 तक इसकी धाराओं का समावेश किया गया है। इसमें मेनली जो 159 तो इसमें कुछ चेंजेस किया, जो इसका नगर नियोजन जो है उसका नगर नियोजन किया जाता है कि किस प्रकार से कस्बे का विकास किया जाएगा, उनका विकास किस प्रकार से होगा और उनके बारे में पूरे योजनाएं बनाई जाती हैं। नगर मास्टर प्लान लागू किए जाते हैं, जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से उसके तहत इनका विकास, समुचित विकास किया जाता है। इसमें जो 194 धारा और जोड़ी गई है, इसमें ये है वो योजना के तहत ही है। वो 194 में मेनली क्या है कि जो नगरीय क्षेत्र में
जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो भी मतलब भवन या बन रहे हैं, उनकी निर्माण स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में 194 में इसके इनकम भी इसमें क्या है कि इसके लिए भवन विनियम 2020 लागू किए गए हैं, उनके प्रावधान जोड़े गए हैं। दोस्तों, किसी भी शहर के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो। सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है सबसे पहले कि वहाँ पर सिस्टमेटिक प्लानिंग हो। इसी प्लानिंग को इसी नगर पालिका विकास और नगर योजना के तहत किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मास्टर प्लान लगभग हर नगर पालिका, नगर परिषद का और नगर निगम का मास्टर प्लान बना हुआ है। मास्टर प्लान में स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि का उपयोग आवासीय होगा, कौन सी भूमि का कमर्शियल होगा, कौन सी भूमि का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होगा, ताकि एक शहर का सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो। जो मुख्यतः इस टॉपिक में इसको मुख्यतः इसी के बारे में पढ़ा जाएगा। अब इसमें आपका नेक्स्ट है नगर पालिका शक्ति और अपराध। इसमें ये चैप्टर 12 है, 12 है। इसमें सेक्शन 200 से लेकर 297 तक का प्रावधान किया गया है। इसमें मेनली जो है, जो नाली वगैरह, सड़क वगैरह, जो जैसे मान लीजिए अतिक्रमण वगैरह होते हैं, तो अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए, उनमें कौन सी शक्तियाँ नगर पालिका अधिकारी को दी गई हैं। ये मेनली जैसे 245 है, जो सार्वजनिक संपत्ति पर जो अतिक्रमण कर लेते हैं, उनको किस प्रकार से उनका हटाया जाए, किस प्रकार से उनमें कार्रवाई की जाए, उसके संबंध में 245 में बताया गया। मैं आपके उदाहरण के तौर पर बताया। वैसे तो इसमें जो मेनली जो धाराएं हैं वो आपको डिटेल से पूरे कंटेंट के साथ बताई जाएंगी, और पूरे एक एक धारा के बारे में डिटेल से बताया, जिसमें प्रश्न भी जो बनेंगे वो प्रश्न भी हम आपको बना के देंगे। दोस्तों, नगर पालिका शक्तियाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी संस्था होती है उसकी शक्तियाँ होती है। इसमें क्या क्या नगर पालिका को पावर दी रखी है, इस सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर वो पावर के अलावा कोई क्राइम करता है, कोई व्यक्ति उसका जो नगर पालिका नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, कितना जुर्माना लगा सकता है। जैसे मान लो स्वच्छता की बात है, कोई आदमी कचरा फैला रहा है नगर के पास, तो क्या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, कितना जुर्माना लगा सकता है, वो सब के बारे में इस टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपने नेक्स्ट है अभियोजनवाद। ये इसमें चैप्टर अध्याय 13 है। सेक्शन 298 से 308 तक इसमें धाराएं शामिल की गई हैं। इसमें जो नगर पालिका एक निगमित निकाय है, इसके ऊपर वाद किया भी जा सकता है, नगर पालिका द्वारा भी वाद किया जा सकता है। जैसे ऐसे बहुत से केस चलते हैं जिसको नगर पालिकाओं के जो नियम और उपनियम बने हुए हैं, उनका जो यदि कोई भी व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद लाया जा सकता है, वाद दायर किया जा सकता है। और उसका समझौता भी, अगर यदि जरूरत पड़े तो समझौता भी करने की शक्ति भी इसमें प्रावधानित की गई है। दोस्तों, अभियोजनवाद के संबंध में है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है नगर पालिका के खिलाफ भी, और नगर पालिका भी किसी भी व्यक्ति जो कोई कानून या नियम का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पॉलीथीन जब्ती का। अगर पॉलीथीन ज्यादा मात्रा में कई लोग पॉलीथीन रखते हैं, तो नगर पालिका इस धारा के तहत शुरू में जुर्माना लगा सकती है, और फिर भी नहीं माने तो इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में कोर्ट में वाद दायर कर सकती है। इस सब के बारे में इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ा जाएगा। अब इसमें है लास्ट नियंत्रण, मतलब ये अध्याय 14 है। इस धारा 309 से लेकर 327 तक दी गई है। इसमें राज्य सरकार को पावर दी गई है 327 में, जो कि राज्य सरकार एक अपीलीय अथॉरिटी के पावर दिए गए हैं। जो भी मतलब जैसे बोर्ड के जो कृत्य हैं, बोर्ड का जो कोई निर्णय लिया गया है, वो निर्णय यदि नियमों से असंगत है या नियमों के विपरीत है, तो उसके संबंध में राज्य सरकार को अभिलेख मंगाने की शक्ति है, उसकी अपील सुनने की शक्ति है। ये 327 में इसके लिए जो डायरेक्टर और शासन सचिव जो हैं, इनको राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया है। ये 327 की अपील सुनने की अथॉरिटी इसमें दी गई है। और इस प्रकार से इस जो राज्य सरकार है, वो समय समय पर आदेश, परिपत्र लागू कर करके और नियम बना करके इनकी शक्तियों पर राष्ट्र जो नगर पालिका जो बोर्ड संचालन ने उसका नियंत्रण करती है। इसका निदेशालय जयपुर में स्थापित है, और इसका जो हेड है वो डायरेक्टर लोकल बॉडीज अर्थात संयुक्त सचिव एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग इसका है। और इसके शासन सचिव हैं, फिर मंत्री हैं शासन विभाग के। इस प्रकार से इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं पर पूरा नियंत्रण रहता है। इसमें संबंध में संभाग स्तर पर भी मतलब अपने 7 DDR लगाए उपनिदेशक क्षेत्रीय लगाए हुए हैं, वो भी मतलब उनके द्वारा भी नियंत्रण की कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
दोस्तों, नियंत्रण के इस टॉपिक में मुख्यतः ये है कि राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच में प्रशासनिक नियंत्रण का क्या व्यवस्था रहेगी। तो राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं को नियंत्रित करने के लिए जयपुर में एक डायरेक्टरेट की स्थापना की गई है, जहाँ पे एक डायरेक्टर बैठते हैं, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। हर संभाग स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट क्रिएट गई है, जो संभाग की समस्त यूएलबी का सुपरवाइजन करता है। इसके अलावा अगर नगर पालिकाओं के संबंध में कोई डेटा होता है, कोई दस्तावेज होता है, तो जयपुर डायरेक्टर उसको है ना सुपरविजन के लिए मंगा सकता है अभिलेखों को और उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई कर सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जब विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसमें आपके जो ये हैं राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 74, इसके संबंध में वैसे तो मैं ये कहूँगा कि इसमें काफ़ी इसकी धाराएं कम काम में आ रही हैं। कारण कि जब से राजस्थान आरटीपीबी एक्ट और आरटीपीबी रूल्स 2013 लागू हैं, ज़्यादातर आरटीपी रूल्स के तहत कार्रवाई हो रही है, नियम काम में आ रहे हैं। क्योंकि इसमें जो राजस्थान क्रय अनुबंध नियम 74 है, इसमें जो मेनली जो नियम है नियम 14 काम में आ रहा है। नियम 14 में क्या है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधन कर नगर पालिका के अधिकारियों को वित्तीय पावर दी गई है। इसमें नियम 14 के अंतर्गत संशोधन कर नियम इसमें दिए गए हैं। और नियम 15 में इसके जो अपने जो विकास कार्य जो नगर पालिका में जो नगर निकाय में कराते हैं, उसके तहत उनके एस्टीमेट बनाना, उसके एस्टीमेट बनाकर उनको क्रियान्वित करना। इस प्रकार से वैसे डिटेल से हम इसमें अलग से और बताया जाएगा। वैसे मेनली इसमें आरटीपीबी रूल 2013 ज़्यादातर यूज में हो रहा है और वही ज़्यादातर लागू है, क्योंकि उसमें सारे कंटेंट दिए हुए हैं। आप बोल। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, ये अलग से अपन ने इसमें कार्य संचालन नियम 2009 लागू किए गए हैं। इसमें मतलब आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें क्या है कि जो साधारण सभा की जो बैठकें होती हैं, वो किस प्रकार से उनका एजेंडा तैयार किया जाता है, किस प्रकार से एजेंडा जारी किया जाता है। साधारण सभा की बैठक कब एक ऐसे 60 दिन में एक बार बुलाना आवश्यक है, लेकिन इसमें कभी एक कैलेंडर ईयर में 6 बार बुलाने के प्रावधान है। और इसमें पूरा बताया जाए कि इसमें कोरम क्या होगा, कोरम कितना होगा, कोरम इस प्रकार से प्रस्ताव कैसे पास होंगे। इस प्रकार से इसमें जो कार्य संचालन नियम 2009 है, इसमें पूरा डिटेल से बताया गया है। इस प्रकार इसमें यह भी बताया गया है कि यदि कोई विषय जो एजेंडा में शामिल नहीं है, तो उसको किस प्रकार से उसको शामिल करवाया जाए, उसके भी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और क्या इसमें नहीं बोला जा सकता है, सदस्यों पे जो सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं उसके संबंध में भी प्रावधान है। इसमें जो सदस्य पर जो अध्यक्षता कर रहा है सभा की जो अध्यक्षता कर रहा है, उसके बारे में उसको भी नियंत्रण, उसको सदस्यों को बोलने के पर अपने नियंत्रण करने का भी प्रावधान इसमें इस कार्य संचालन नियम 2009 में दिया गया है। अब इसमें राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009, इसमें भी अलग से इसके प्रावधान किए गए हैं। 2009 के द्वारा इसके नियम बनाए गए हैं। इसमें धारा 55 के तहत जो समितियां गठित की जाएंगी, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 55 के तहत जो समितियां गठित होंगी, उसके संबंध में जो कैसे उन समितियों का संचालन होगा, उनकी मीटिंग कैसे होंगी, समितियां कौन कौन सी बनेंगी। जो 7 समिति है वो तो कंपल्सरी, जैसे कार्यपालक समिति है, वित्त समिति है, भवन अनुज्ञा संकलन समिति है, स्वच्छता समिति है, इस प्रकार से अपराध एवं शमन समिति है। इस प्रकार से इसमें ये है। इसके अलावा भी बनाई जा सकती हैं। नगर पालिका कितनी बना सकती है, नगर परिषद कितनी बना सकती है और नगर निगम कितनी बना सकती है ये। और यदि इसमें जो इससे अधिक जो समिति बनेंगी और जो उनका क्या क्या समितियों को पावर दिए जाएंगे, वो सबका उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें जो 7 जो समितियां, उनके तो बारे में तो पावर डिफाइन किए गए हैं। अन्य जो समितियां बनेंगी वो राज्य सरकार के अनुमोदन से बनेंगी, उनमें क्या क्या पावर दिए जाएंगे वो सारे उसका उल्लेख उसमें करना होता है। बाकी इसमें डिटेल से आपको इसके पूरे डिटेल से चैप्टर हैं, इसके चैप्टर बताए जाएंगे। अब ये विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनके बारे में आप दोस्तों, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्कीम्स के बारे में। लगभग यहाँ पर 8 स्कीम का जिक्र किया गया है, जिसमें से कुछ भारत सरकार की स्कीम है, कुछ राज्य सरकार की स्कीम है। जैसा कि हम देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इंदिरा रसोई
राज्य की स्कीम है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की स्कीम है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये राज्य सरकार की स्कीम है, लेटेस्ट में लॉन्च होने का है 9 सितंबर को इसका। अमृत मिशन ये भारत सरकार की स्कीम है। हृदय योजना ये भी भारत सरकार की स्कीम है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसके अलावा इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना ये राज्य सरकार की फ्लेक्सिबल स्कीम है। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप सब जानते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को इसको ना भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था शहरों को और गाँव दोनों को ओडीएफ फ्री करना था। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना में हम सब जानते हैं, लगभग हर शहरों में इसके अंदर आपको रसोइयाँ मिल जाएगी जहाँ पर 8 रुपए में भरपेट भोजन किया जा सकता है। तीसरी स्कीम प्रधानमंत्री आवास शहर योजना है। इसके अंदर शहरों में जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल जिनके पास घर नहीं है, उनको घर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी ये जैसे भारत सरकार की गाँव के लिए नरेगा योजना है, उसी की तर्ज पर राज्य सरकार ने शहरों में ये योजना लागू की जा रही है। इसके तहत वही 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अगली योजना है अमृत मिशन। अमृत मिशन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट के लिए एक मुख्य स्कीम है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा टोटल 500 शहरों को, अपने राजस्थान में लगभग 29 या 30 शहरों को डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः सीवर के कार्य, पेयजल के लिए लाइन बिछाना, कुछ गार्डन वगैरह का निर्माण करना या पार्किंग स्पेस का निर्माण किया जाना इसमें शामिल है। इसके अलावा अगली योजना है हृदय योजना। इसके तहत है ना हेरिटेज जो सिटीज है उनको डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके बाद एनुलम योजना। एनुलम योजना मुख्यतः जो शहरी गरीब है उनको गरीबी उन्मूलन के लिए एक मुख्य स्कीम है। इसके तहत शहरी गरीबों का एक समूह बना के, जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, उनको इकट्ठा करके गरीबी का उन्मूलन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में इसमें है। लास्ट योजना इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है। इसके तहत जो शहरों में स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ठेले वाले होते हैं, इनको 50,000 रुपए तक का बिना गारंटी का, बिना ब्याज का लोन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इन सब योजनाओं के बारे में हम डिटेल में अपने आगामी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसमें इन जो आपके ये भी जो पार्ट बी का जो जितने भी हमें आपके जो अध्याय और ये योजनाएं और जो ये नियम बताए गए हैं, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में कंटेंट देंगे और पूरे इसके क्वेश्चन आंसर भी बनाए जाएंगे। इसमें आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आरपीएससी द्वारा पूरा सिलेबस जारी कर दिया गया है, इसलिए ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आपके लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा और थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे हम इसमें सारे कंटेंट, पूरे कंटेंट्स में शामिल करेंगे और काफ़ी सुविधाजनक और टोटल चीज़ इसमें हम इसको शामिल करके आपको अवगत कराएंगे। तो अभी जैसे सर ने और रमाकांत अग्रवाल सर ने और दीपक सर ने आपके सामने पूरी डिटेल में एक बार बता दिया गया है कि कैसे क्या डील करना है, सारा कर लिया, आपने देख लिया होगा और शायद कुछ भी स्टूडेंट ने नहीं भी देखा होगा, तो उसको पूरा देख लीजिएगा। बट अब मैं पार्ट ए के बारे में बता देता हूँ। वैसे बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा कि क्या चीज़ क्या नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस दिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस लंबा आरपीएससी इसलिए डिटेल में देती है कि एक अच्छे से इलेबोरेट वो अपना हेल्प के लिए होता है, वरना अपने को ओनली ये चीज़ लिख देते इतिहास, कला और संस्कृति, साहित्य, तो ये बहुत ब्रॉड हो जाता। लेकिन अब अपन को बता दिया कि आपके इतिहास के अंदर क्या पढ़ना है, कला और संस्कृति के अंदर क्या पढ़ना है। तो ये जो डिटेल सिलेबस को मैं 1 to 1 डिस्क्राइब तो नहीं करूंगा क्योंकि आपके सामने है, बट मैं इतना सा बता सकता हूं कि ये पूरा सिलेबस है, आरएस प्री का सिलेबस है। ठीक है, आरएस प्री के अंदर सिलेबस में सब हुबहू दिए, तो अपने को क्या करना है कि अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आरएस प्री के जो क्वेश्चन पेपर हो रखे हैं 3-4, उन पेपर को आपको क्या करना है एक बार नजर से निकालना है, रीड आउट करना है, उन पे क्वेश्चंस कैसे बने हैं और आगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब रहा बात कि आपको कंटेंट का पढ़ना क्या है, तो पढ़ने के बारे में बताऊंगा कि इसमें मेन तो आपके जो 9 से 12 की बुक चल रही है वो मोर देन एनफ होगी। उसके अलावा भी स्टूडेंट कुछ क्यूरीज आती है, सर हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें। हाँ, किसी का कंटेंट ऑलरेडी अच्छे से तैयार है, लेकिन जिसका कंटेंट अच्छे से तैयार नहीं है उसके बारे में इतना बताना चाहूँगा कि आपको ये बुक्स तो पढ़नी है। उसके अलावा आपको यदि पनोरमा या लक्ष्य की बुक आती है, जो लक्ष्य की बुक आती है आरएस के लिए चलती है, उसका वॉल्यूम 2 आते हैं, तो दोनों वॉल्यूम में अपने को ये चीज़ें निकाल के एक बार देख लेनी है। यदि वो क्या है कि काफ़ी लेंथी और काफ़ी बड़ी है, तो कुछ हमारे पास हमने इसका कंटेंट एक डिजाइन किया है, उसमें भी हमने पूरे इसको एक बार के लिए रख दिया है। तो वहाँ से भी क्या होता है कि एक जो टॉपिक वाइज है वो हमने किया है।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच का टाइम रखना पड़ेगा 10-15 दिन का, उसमें हम तैयार कर देंगे। जैसे सेम आगे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए भी आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 9 से 12 तक के लिए कम से कम आप इसको एक बार फॉलो करिएगा, और लक्ष्य है उसका फॉलो करना पड़ेगा आपको। और जो सबसे पहले क्वेश्चन है आरपीएससी के, सबसे पहले आप यही काम करोगे कि आरएस प्री के क्वेश्चन है उनको आप एक बार देखोगे, लेवल वही रहेगा। और आरपीएससी के और भी एसीएफ के एग्जाम हुए हैं और भी कोई अदर एग्जाम हुए हैं तो उनके क्वेश्चन रहेंगे, वो बुकलेट हम आपको बता देंगे। बाकी हम आपको एक बार टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें भी एक लेवल रख देंगे। तो ये ज्योग्राफी का और ये इसका सिलेबस डिटेल के अंदर है। उसके बाद में एक बात करते हैं आप आगे, तो जैसे ये इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के लिए क्या कि इतना अच्छे से डिटेल सिलेबस दिया है इन्होंने। जैसे ये अपने आरएस प्री के अंदर सिलेबस है, जिसमें आप क्या होगा कि आप आरएस प्री का भी जैसे अभी एग्जाम आने वाला है, मतलब वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो, तो दोनों में हेल्प हो जाएगी आपकी। इसके लिए आपको एक सिंगल किताब है लक्ष्मीकांत, ठीक है। इसके बाहर आपको यदि पढ़ना है तो शायद आपको एक एमसीक्यू सोल्व करना है, और वो भी मैंने अभी बताया आपको कि आरएस के एमसीक्यू सोल्व करने हैं, ठीक है। प्री के मेन इससे होगा क्या कि इससे आएगा नहीं, लेकिन इससे आपको क्या होगा, एक पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो अब इसको 1 to 1 पॉइंट को डिस्क्राइब करने का कोई इतना नीड नहीं है, बट ये थोड़ा सा करंट आया यहाँ पे। तो करंट के अंदर यहाँ राजस्थान का, इंडिया का और इंटरनेशनल तीनों चीजें दे रखी है, और इसमें यह भी दे रखा है ये जो व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं। तो आपको, आप इसे बिल्कुल हैबिचुअल हो कि मोस्टली आरपीएससी इन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछती है। तो मेरे ख्याल से एक मोमल की बुक आती है, और दूसरी यदि आप लेना चाहते हो तो एक क्रोनोलॉजी, मोर देन एनफ होती है, और लगभग स्टूडेंट को ये पता होती है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बाकी कुछ वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे हो जाते हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये तो रहा अपना एक इसका पार्ट ए का सिलेबस का। अब रहा बात एक कोर्स का, तो मैं कोर्स के बारे में एक डिटेल में बताना, अब एक वीडियो बनाऊंगा, उस डिटेल वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा कि आपको कोर्स को परचेज कैसे करना है, जिसको परचेज के ऐप में कैसे आपको इंस्टॉल करना है, और ऐप में आपको वीडियो कैसे मिलेंगे। बट मैं अभी बता देता हूं कि हमारा जो 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब कल से, उस 1 सितंबर में, हाँ बस 1 मिनट, तो 1 सितंबर से आपको कोर्स रिकॉर्डेड वीडियोज में मिल जाएगा। और जो इसकी सॉफ्ट कॉपी होगी पार्ट बी और पार्ट ए की, वो दोनों हम क्या करेंगे, ऐप पे अपलोड कर देंगे। सॉफ्ट कॉपी मीन्स आपकी जो पीडीएफ है, ठीक है। अब इनकी हार्ड कॉपी कब मिलेगी, हार्ड कॉपी जैसे होती है हमारे पास, हार्ड कॉपी हम दे देंगे आपको इस महीने के एंड तक, ठीक है। जैसे अभी सितंबर चल रहे हैं, सितंबर के एंड तक हम आपको हार्ड कॉपी दे देंगे, जो एक बुकलेट के रूप में आएगी पार्ट बी की, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा कंटेंट जो हमारा टाइप हो रहा है और कंटेंट जो प्रूफ रीडिंग आ रही है उसका कंटेंट देंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि थोड़ा सा कंटेंट बनने में टाइम लगता है, नया है, ऐसा नहीं है कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमें पूरे जो कंटेंट है, सर है रमाकांत अग्रवाल सर, पूरे उन्होंने काफ़ी सालों से इस कंटेंट पे काम किया, इनकी बुक्स आती है, पब्लिकेशंस आती है, तो उनको छांट के एक ब्रीफ में लाने का काम किया जा रहा है, ठीक है, और एक अपनी लैंग्वेज में चेंज करने का काम किया जा रहा है। दीपक सर है जैसे अपने रूल्स के और इस पे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, योजनाओं पे काम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बट आपके पास ऐसा कंटेंट आएगा कि आपको उसको बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तीसरी चीज की जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोज है, वो रिकॉर्डेड वीडियो ना आपको डेली मिलेंगे। तो उसमें मेनली होता क्या है कि आप कभी भी देख सकते हो वीडियो को और कितनी भी बार देख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। अभी स्टार्ट में हमने फीस ओनली पार्ट ए के लिए 2000 रुपये रखी है, ठीक है, पार्ट ए के लिए, सॉरी बी के लिए बोल रहा हूँ, और पार्ट ए और प्लस बी दोनों के लिए, दोनों की फीस रखी है हमने 3000 रुपये, ठीक है। अब यदि आप दोनों में से ऑप्शन है आपके पास, आप कौन सा परचेज करना चाहो, लेकिन ये जो फीस है अभी कम इसलिए रखी है क्योंकि जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट इनरोलमेंट होंगे उनके लिए ही ये फीस है, उसके बाद ये फीस हम बढ़ा दी जाएगी। और भी आपको कोई डिटेल जानकारी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे जो उसका भी एक लिंक दिया हुआ है, उस पर हमारे को मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हो। हम एक जो जूम सेशन रखेंगे लाइव, तो वो जूम सेशन लाइव में दीपक सर भी होंगे और जो हमारे आर के अग्रवाल सर है दोनों होंगे, उनसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो, अपनी क्यूरीज रख सकते हो। और जो हम डेली तो नहीं कह सकते, लेकिन एवरी संडे
जितना हमारा कंटेंट कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड कोई क्यूरीज आएगी उस पर भी हम क्या करेंगे, एक जूम सेशन लाइव रखेंगे। उसमें होगा क्या कि आपको जो भी डाउट आएंगे वो आप इन दोनों सर के साथ जुड़ के पूरा क्यूरीज सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एक ब्रीफ में, और बाकी मैं कोर्स से रिलेटेड एक वीडियो छोटा सा बना दूंगा जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे कि क्या कंटेंट क्या नहीं रहेगा, सारा डिटेल में हो जाएगा। अभी के लिए थैंक यू।